नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जहां इस समय बीजेपी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही मंच पर है। सुनिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। जिम्मेदारी बूथ अध्यक्षों की, बूथ की टीम की, पन्ना प्रमुख की, इस अभियान के साथ अगर हम आगे बढ़ गए तो 2019 में आपने महागठबंधन को पूरी तरह पछाड़ करके राजनीतिक रूप से उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम किया था। और 2022 का चुनाव उतना चैलेंजिंग नहीं, लेकिन कुछ लोग आपको चुनौती देने के लिए जब कोई आ ही गया है, तो अखाड़े में जब कोई जबरदस्ती किसी पहलवान को चुनौती दे तो पहलवान को भी बहुत मजबूती से उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। और उसी आह्वान के साथ आज यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। एक बार फिर से मैं आज के इस गोरखपुर क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं इसलिए भी अभिनंदन करता हूं, एक गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, एम्स बन रहा है, इस एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी से 2016 में माननीय नड्डा जी ने ही कराया था। उस समय आप केंद्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। आज जितने मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को जमीन पर उतारने के लिए, चाहे वहां देवरिया में देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर का मेडिकल कॉलेज हो, सिद्धार्थ नगर में जो मेडिकल कॉलेज सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है, बस्ती में महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज, ये सभी मेडिकल कॉलेज भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहते समय देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उस परिकल्पना को साकार करने का कार्य आपने किया था। और यही नहीं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई को भी आपने स्वयं गोरखपुर में आकर उसका शिलान्यास किया था, जिसने कोरोना के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रामबाण साबित हुआ था। इसने उपचार का बेहतर माध्यम दिया था। इसलिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गोरखपुर पधारने पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी बूथ अध्यक्षों का, कार्यकर्ताओं का, मैं भी आ रहा था, लंबी लाइन लगी हुई है यहां पर आने के लिए। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मऊ से, आजमगढ़ से, बलिया से, सिद्धार्थनगर के कोने कोने से, बस्ती से, संत कबीर नगर से, महाराजगंज से, कुशीनगर। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चुनावी धर्म युद्ध की, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक शाहीन बाग बनाने की। उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में शाहीन बाग वाली पिच तैयार करने की कोशिश हो रही है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब नागरिकता कानून का सवाल भी उठ रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के जरिए पांव जमाने की कोशिश में लगे एआईएमआईएम के सांसद और नेता असदुद्दीन ओवैसी शाहीन बाग वाली सियासी सीरीज के अगुवा भी हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नागरिकता कानून के खिलाफ अब मोर्चा बनाए खड़ा हो गया है। सीधा बनेगा, कानून वापस लेना चाहिए। यूपी में चुनाव, धर्म पर राजनीतिक तनाव, जिन्ना की जयकार, सीएए पर सुलगी तकरार। यूपी में मजहब सिखाता, चुनाव में वोट दिलाना। यूपी में धर्म के वास्ते ही वोट के रास्ते। यूपी के चुनाव में शाहीन बाग वाला अध्याय तेजी से खुल रहा है। जिन्ना के जिन पर जंग की एक पारी खत्म होते ही शाहीन बाग के पिच पर खेला शुरू हो गया है। आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, बिहार बंगाल के बाद यूपी में भी
मुस्लिम परस्ती के चैंपियन में लगे ओवैसी ने शाहीन बाग की आत्मा में जान फूंकने का प्रयास किया है। सुनिए ओवैसी का नया विचार, जिस पर तकरार बढ़ना तय है। हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। बर्बाद करने की पॉलिसी बनाई गई। एक ये हैं असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं की ये जमात, जो यूपी के इस चुनावी मौसम में CAA NRC का बीज यहाँ की मिट्टी में बोने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी और ओवैसी का बयान आया है, क्या इसमें कुछ चर्चा होगी? जिस तरह किसानों का कानून वापस लिया गया है, तो क्या CAA NRC को लेकर भी सरकार की मांग हो रही है? आमतौर पर बोर्ड का फोकस वो पर्सनल लॉ, सोशल इश्यूज पर होता है। तो और दूसरी बात ये कि CAA NRC के सिलसिले में जो हमारी अलग अलग संस्थाएं हैं उनके तरफ से मुतालबा किया गया है, उसको रिपीट करने की जरूरत महसूस नहीं। चर्चा हुई बोर्ड में नहीं, चूंकि वो चीज इस्टेब्लिश है इसलिए उससे चर्चा नहीं की। 2 दिनों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता कानपुर में जमे थे। मुस्लिम समाज के सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर मंथन कर रहे थे। शायद इन्हें लगा कि चुनावी दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में CAA वाली दस्तक देने का सबसे सही वक्त और मौका यही है। कृषि कानूनों की वापसी के मोदी सरकार के फैसले के बाद शायद हौसला अफजाई भी हुई हो। मुस्लिम नेताओं की CAA वापसी वाली मांग ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। नजरिया ये है और हम ये समझते हैं कि चूंकि जनता की ताकत हर ताकत से मुल्क की, चाहे वो असेंबली की हो या पार्लियामेंट की हो, जनता की ताकत उससे ज़्यादा भारी और भरकम ताकत है। इसलिए मुसलमानों के सिलसिले के अंदर भी इस बिल को वापस लिया जाए जो वो बना रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से भारत की सरकार ने और हमारे वज़ीर आज़म ने किसानों के हुकूक को मद्देनज़र रखते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की है, हम इसका इस्तकबाल करते हैं। और हम वज़ीर आज़म से ये गुजारिश करते हैं कि CAA और NRC के नाम पर जो काला कानून पास किया गया है उसको भी कहीं ना कहीं वापस लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये कानून हमारे मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है और बड़े पैमाने पर मजहब की बुनियाद पर तफरीक करने वाला कानून है। लेकिन मोदी के मंत्री कहते हैं कि कोई किसी किस्म की गफलत में ना रहे, कृषि कानूनों पर कदम वापसी को सरकार की कमजोरी न समझी जाए। एक सियासत की शोशेबाजी शुरू हुई है। कोई कहने लगा है कि नागरिकता कानून को वापस लेना चाहिए, कोई कहने लगा है कि 370 खत्म किया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो लोग की इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको नागरिकता देने के लिए। यानी कि एहसास सरकार को भी है कि CAA NRC और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों पर विचारों की घर वापसी जरूर होगी और फिर संसद का शीतकालीन सत्र भी तो सामने है। यानी एक नई लड़ाई की भरी पूरी गुंजाइश बनती दिख रही है। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा, कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना पर जो जंग आगे बढ़ी थी, वो अब नागरिकता कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC के मोर्चे पर और आगे बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी इसके अगुवा है। जब ओवैसी के बारे में राकेश टिकैत किसान नेता से सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरह से तंज कसा, आप खुद देखिए। यहां पर आप क्या कहने जा रहे हैं? यहाँ पे कहने को जा रहे हैं, चौकस रखना, ये जाति धर्म और जिन्ना में उड़ जाएंगे, हमको किसान मजदूर बने रहना है, ये कहेंगे। भारत को यूनिफॉर्म सिविल और NRC की भी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हिंदुस्तान के अंदर घरों घरों में शरीयत के कानून लागू किए हुए हैं। इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए।
ये पूरे देश में कट्टरता फैला रहे हैं। और जब एनआरसी लागू होगा तो वो लोग जो घुसपैठिए हैं और उनके मुखिया, वो मुल्ले जो ज्यादातर मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के मेंबर भी हैं, उनको कुरान मजीद जिसके जरिए वो आतंक की शिक्षा दे रहे हैं हिंदुस्तान के बच्चों को, अपनी बगल में दबाकर किसी दूसरे मुल्क में शरण लेने के लिए जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन्नावाले प्रकरण पर आपने भरपूर एक्शन देखा। अब मुस्लिम संगठनों ने धर्म परिवर्तन और समान नागरिकता संहिता का सवाल उठाया है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धर्म परिवर्तन के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने पर चिंता जताई है। साथ ही सिविल कोड के विरोध में भी अब आवाज धीरे धीरे बुलंद हो रही है। अखिलेश यादव की बड़ी पूंजी है मुलायम सिंह की मौजूदगी की। वो मुलायम जिनके नाम और चेहरे पर समाजवादी सियासत के सारे समीकरण बनते रहे हैं। वो मुलायम जिनके भरोसे मुसलमानों के थोक वोट समाजवादी पार्टी को मिलते रहे हैं। लेकिन अब मुलायम न वो मुलायम रहे, न वो पार्टी पहले वाली पार्टी रही और न चुनावी चुनौती ही पहली वाली रही। इसलिए अखिलेश को जिन्ना गान का दांव चलना पड़ा। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। के जेम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जेम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे। वैसे तो धर्म और राजनीति का रिश्ता अटूट है, लेकिन यूपी में तो कुछ खास ही जुगलबंदी है। एक तरफ से सुर उठा नहीं कि सरगम पूरा होते देर नहीं लगती, किस्म किस्म के धुन बजने लगते हैं। जिन्ना प्रकरण पर राजनीतिक चढ़ाई लड़ाई का एक चैप्टर खत्म होते ही धर्म पर नया धुआंधार शुरू हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिविल कोड का सवाल सुलगा दिया है। हमने ये मुतालबा किया है, ये डिमांड की है कि किसी भी ग्रोह के, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी तबके हैं, जितने भी समुदाय हैं, उनके जो राइट्स हैं उसमें हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जितने भी तबकात हैं, जितने भी ग्रोह हैं, जितने भी कल्चरल ग्रोह हैं, रिलीजियस ग्रोह हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 44 इस बात का उपबंध करता है कि भारत की सरकार इस देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने का काम करे। इस देश में सबके लिए एक तरह के, एक बराबर के कानून होने चाहिए। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कुछ मसलों पर सरिया कानून चाहिए होता है। लेकिन जब दंडात्मक विधियों के बारे में कहा जाए तब उन्हें सरिया कानून नहीं चाहिए। जो सरिया कानून यह प्रावधान करता है कि चोरी किए जाने पर हाथ काट लिए जाएं, ऐसे मसलों पर अगर सरिया कानून की वकालत करते तो बेहतर होता। प्रश्न यहां यह उठता है कि आखिर चुनाव से पहले जिन्ना, शाहीन बाग और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र क्यों? क्या यह वोट बैंक की राजनीति है? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।